हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इनका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में हमें कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी होती है? तो कृषि विकास योजनाएं हम पढ़ चुके हैं, ग्राम के विकास योजनाएं ये भी हम पढ़ चुके हैं, किसान कल्याण योजनाएं भी हम पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विकास योजनाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली योजना है हमारी स्वामित्व योजना। दोस्तों, स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है किसने शुरू की थी? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इसकी घोषणा कब की गई? 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। तो आप इस डेट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट योजना है ये। अगला पॉइंट है इसका, योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को गांव में भू संपत्ति के लिए 1 लाख मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। इससे गांव में लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त होगा। किसके द्वारा? स्वामित्व योजना के द्वारा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, गांव का ज़मीनी विवाद कम हो जाएगा इस योजना के थ्रू। जब सबको अपनी अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स मिल जाएंगे तो क्या होगा? गांव में जो ज़मीनी के विवाद होते हैं इससे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इससे गांव में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में उठाई गई महत्वपूर्ण पहल है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये योजना जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक उसी का हिस्सा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, इस योजना का कार्यान्वयन 2020-24 के बीच पूरा किया जाना है, जो चरणबद्ध तरीकों से लागू होगा। इस योजना के तहत 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगली योजना देखते हैं। दोस्तों, अगली योजना है हमारी कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना। दोस्तों, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वर्ष 2018 में कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कब शुरू की गई थी? 2018 में। अगला पॉइंट देखते हैं, इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र में तकनीकों को विकास करना, फसल पोषक तत्वों को सुधारना तथा प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इसके उद्देश्य के बारे में। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ किसानों की दशा में भी सुधार लाना प्रमुख है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना के बारे में। अगली योजना है दोस्तों हमारी भारत नेट योजना, चरण 2। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के सभी ग्राम पंचायतों को मार्च 2019 तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने हेतु भारत नेट योजना का दूसरा चरण और अंतिम चरण 13 नवंबर 2017 को शुरू किया। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी गाँवों को उच्च गति का ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है भारत नेट योजना का। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके प्रथम चरण के तहत दिसंबर 2017 तक 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। तो दिसंबर 2017 तक कितनी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है? 1 लाख। अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरे चरण के तहत 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना है, जिसमें से लगभग सफलता प्राप्त कर ली है। इसने भी क्या कर ली? सफलता प्राप्त कर ली है। अगला पॉइंट है, इसके तीसरे चरण की बात करते हैं। तो इसका तीसरा चरण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है। इसमें अत्याधुनिक फ्यूचर ऑफ प्रूफ नेटवर्क अप्रोच को समाप्त करने के लिए नेटवर्क रिंग की टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है। तो आपको ये पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचरण सुविधा बिना किसी नेटवर्क बाधा के उपलब्ध कराई जा रही है। किसके द्वारा? भारत नेट योजना के द्वारा। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, अगली योजना है हमारी गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को की गई थी। अगला पॉइंट है, इस योजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। गांव को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों को ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए 700 क्लस्टर स्थापित करने की योजना है। किसके द्वारा? गोवर्धन योजना के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, मवेशियों का गोबर, रसोई अपशिष्ट और कृषि संबंधी कचरे का बायोगैस आधारित ऊर्जा बनाने में प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्तमान में इसके तहत जैव ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के सभी श्रेणियों में छोटे बड़े पैमानों पर परिचालनों को शामिल करते हुए विभिन्न व्यवसाय मॉडल का विकास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, नोट, कूड़े से अर्थात किसानों की घास फूस भूसा से बिजली बनाने में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो घूस फूस और इससे बिजली बनाने में महाराष्ट्र और पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना है हमारी प्रियदर्शिनी योजना। दोस्तों, ये योजना उत्तर प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, ये केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। कौन सी? प्रियदर्शिनी योजना। फ्रेंड्स, ये योजना राज्य में ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये नाबार्ड समर्थित योजना है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो राज्य में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देती है। जो राज्यों के में समूह बनते हैं, समूह, उसी के अंतर्गत इस योजना को चलाया गया था। अगली योजना हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा, उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर 2016 को की थी। तो इस डेट को आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से शुरू की गई थी? आगरा से, यूपी के। इस योजना का पुराना नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा आवास योजना का नया नाम, मतलब इंदिरा आवास योजना को ही कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसके तहत 3 वर्षों 2019 तक में लगभग 1 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो 2019 गुजर चुका है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जो इस प्रकार है। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग सहायता दी जाती है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। मैदानी इलाकों के प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 तक की सहायता दी जाती है। जितनी भी मैदानी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर कितनी सहायता दी जाती है? 1,20,000। नेक्स्ट है, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 तक की सहायता दी जाती है। अगला है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिनों तक की मजदूरी का अवसर देने का प्रावधान है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, साथ ही पक्के शौचालय के निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की प्रावधान है। तो इस योजना के 3 लाभ हैं। सबसे पहला, आवास के लिए 1,20,000, मैदानी इलाकों के लिए और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों के लिए कितने? 1,30,000। और साथ ही मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलेगा? 90 से 95 दिन। और शौचालय के लिए अतिरिक्त रुपये कितने दिए जाएंगे? 12,000। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र के लिए अलग है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे आपको नहीं पढ़ना है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दोस्तों, ये योजना 25 जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए सरकार 24x7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गाँव में ऊर्जा पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में नई योजना में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत फीडर लाइन को अलग रखा गया है तथा विवेकपूर्ण विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है। अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग फीडरों की व्यवस्था की गई है।
अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडर, उपभोक्ताओं की नपाई सहित उपपारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन किया गया है। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इसके बारे में, इसके तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की को योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी बनाया गया है। सभी इसमें नेक्स्ट है इसमें सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता के जरिए नजर रखने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत, किस योजना में? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। अगली योजना देखते हैं, सबके लिए आवास मिशन 2022। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग है, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम इस योजना को प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है, जिसके लिए व्यापक मिशन 2022 सबके लिए आवास शुरू किया गया है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए मिशन 2022 इसमें जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है, 24 जनवरी 2017 को ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना का अनुमोदन किया। इससे ग्रामीणों को 24 वर्षों के लिए ऋण उपलब्ध होगा। तो आपको ये पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा होगा इसका क्रियान्वयन? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। चलिए अगली योजना देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना के पहले चरण के देश के 100 जिलों में चलाया गया था। कहाँ, कितने जिलों में स्टार्ट किया गया था इस योजना को? 100 जिलों में। इसके लिए 100 करोड़ का आरंभिक बजट रखा गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत सारे जितने भी 640 जिले हैं उनको सबको सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस अभियान के तहत लड़कों के समान लड़कियों को जन्म दर हासिल करने वाले गांवों को रुपए 1 करोड़ का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अगली योजना देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से हुई थी, इसकी भी कहाँ से हुई थी? पानीपत से। दोस्तों, ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये उसी योजना का एक हिस्सा है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अंतर्गत 10 वर्ष की या कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाता है। किसी योजना में? सुकन्या समृद्धि योजना में। इसमें न्यूनतम 1000 से अधिकतम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। खाते की मैच्योरिटी की अवधि 21 वर्ष या बेटी की शादी की तारीख होती है। तो ये पॉइंट भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा समर्पित एक जीवन बीमा योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए ये योजना शुरू की है। ये योजना बैंक खाता धारक 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले लोगों के लिए है। इसके तहत 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम दे है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के थ्रू।
दोस्तों ये वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। जिसका बीमा किया गया उस व्यक्ति को निधन के मामले में बीमा कंपनी उसके द्वारा नामित किए हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये देती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों ये योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ध्यान रखना है। जीवन सुरक्षा से जुड़ी इस योजना को दुर्घटना बीमा योजना के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ₹12 के वार्षिक प्रीमियम पर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। अस्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस योजना का लाभ 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। ये योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु से कोई असंगठित क्षेत्रों में कार्य श्रमिकों के लिए है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1000 अधिकतम 5000 तक की पेंशन राशि प्रत्येक महीने देने का प्रावधान है। किसके अंतर्गत? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पात्र अंशदाता के बैंक खाते में कुल अंशदान का आधा हिस्सा अथवा 1000 जो कम हो प्रत्येक महीने जमा किए जाएंगे। तो आप इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। सरकार द्वारा 5 वर्षों तक ही राशि जमा की जाएगी, मतलब 5 वर्ष की इसमें राशि जमा करनी है। सरकार का अंशदान उन्हीं व्यक्तियों के लिए होगा जो 31 दिसंबर 2015 तक इस योजना से जुड़ चुके हैं। तो इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2015 तक जुड़ चुके हैं। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें लाभार्थी छोटे मासिक किस्तों के माध्यम से ऋणों के समय से पूरा करने में सफल हो जाएगा तथा अपनी आवासकर्ता को पूरा कर सकेगा। तो आप इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। अगली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि काफ़ी फेमस योजना है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया था। अगला पॉइंट इस मिशन का उद्देश्य वहन करने के योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते भेजी गई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जितनी भी योजना हैं सब बैंक खातों के थ्रू होती हैं। इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था कि हर एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए। दोस्तों इस योजना के तहत भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार को केवल एक खाते में 1000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा का प्रावधान है। इसके लिए प्राथमिकता परिवार की महिला को दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखा, मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य ये है महिलाओं को बैंक से जोड़ना है। अगली योजना है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-JKY की घोषणा की थी। ये योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRILM का एक भाग है, जो गरीब परिवारों की आय में विविधता को जोड़ने के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करती है और ग्रामीण युवाओं के करियर की आकांक्षाओं को पूरा करती है। कौन? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसके बारे में ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। ये योजना गरीब परिवारों से 15 से 35 वर्ष के बीच ग्रामीण युवाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्किल इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में ये योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और स्टार्टअप इंडिया अभियान जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगली योजना देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना।
दोस्तों ये इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर की गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव का विकास करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को आदर्श ग्राम बनाने होंगे। नेक्स्ट है हमारा, मार्च 2019 तक सांसद सदस्यों के द्वारा चयनित 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रत्येक सांसद को 3 आदर्श ग्राम बनाना होंगे। कब तक? 2019 तक, जिसमें से वर्ष 2016 तक 1 आदर्श ग्राम बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष का चयन किया जाएगा। वर्ष 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा। यानी 2024 तक 5 गाँव को आदर्श गांव बनाना होगा प्रत्येक सांसद के द्वारा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था ग्रामीण विकास की योजनाओं का पार्ट नंबर 4। आई होप आपने सबसे योजनाओं को अच्छे से देखा होगा। अच्छे से देखा तो उम्मीद करता हूँ आप उनको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जितनी भी योजनाएं रह गई हैं हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।